गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अब चैप्टर 17 है आपका सीए फाउंडेशन नाम है चैप्टर का। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इससे भी 5 क्वेश्चन तो पक्का ही आता है, बट इस क्वेश्चन को करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत फटाफट बन जाता है। जैसे प्रोबेबिलिटी से जो पिछला चैप्टर हमने किया ना 16, प्रोबेबिलिटी से क्या वहाँ से भी 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएगा, बट उसमें हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो 1-2 क्वेश्चन जिसमें टाइम लग जाए। इसमें क्या छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स हैं और काफ़ी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। तो देखो वीडियो 1 में मैं कुछ बात आपको बता देता हूँ। यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले नाम ही है थ्योरेटिकल, तो कुछ थ्योरेटिकल बात भी हो जाए। देखो ब्रांच ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मतलब ये जो है इनिशियली शुरू में इनिशियली जब स्टार्ट नहीं था, इनिशियली जो चैप्टर होता है ना प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। इनिशियली प्रोबेबिलिटी वाज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। वैसे ही कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट है ऐसे अभी भी स्कोप हैं कि आपके पास सारे के सारे क्वेश्चन नया आ सकता है, बट ऐसा होता नहीं है, सभी क्वेश्चन रिपीट होता है सीए फाउंडेशन में। इनिशियली प्रोबेबिलिटी वाज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, नाउ ए डेज, ठीक है, नाउ ए डेज, ठीक है। ये आप देखोगे ना तो आपके बुक में लिखा हुआ है, इन सब चीज़ों पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, कैसा भी कुछ लिखा हो सकता है। नाउ ए डेज इट इज ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये देखो एक तरह का, मैं आपको एकदम छुपा हुआ चीज़, सीक्रेट चीज़ है ये, जिन्हें लोग ध्यान नहीं देते हैं। कोई पूछे कि बताओ इनिशियली प्रोबेबिलिटी किसका ब्रांच था, आजकल तो आप स्टैट में पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन ये पूछ लिया कि इनिशियली प्रोबेबिलिटी किसका ब्रांच था, तो ये ब्रांच किसका था, मैथमेटिक्स का, ठीक है। अब ब्रांच किसका है, ये स्टैट का, स्टैट में पढ़ते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट मैं क्या बता रहा हूँ, अगला पॉइंट भी ऐसी थ्योरी है। ये थ्योरी क्या है, देयर आर टू ब्रॉड डिवीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी, there are two broad division of प्रोबेबिलिटी के दो ब्रॉड डिवीजन है। कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, तो आप क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी के दो ब्रॉड डिवीजन है। देयर आर टू ब्रॉड डिवीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी। कौन कौन सा है, तो देखो अब ये सब चीज़ ना लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये बात और है, कभी पूछा नहीं है इसलिए ध्यान नहीं जाता है लोगों का, लेकिन आपको जानकारी में होना चाहिए, क्या पता कभी कुछ नया पूछ ले तो उसकी भी तैयारी होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या होगा, एक होता है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, एक कहलाता है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, और दूसरा क्या है, दूसरा है ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ये किसी चीज़ को, ठीक है, एस्टिमेट लगाना। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी मतलब ही होता है चांस, एक्सपेक्टेशन, थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में एस्टिमेट लगाओगे, तो प्रोबेबिलिटी मतलब, ठीक है, ऐसा प्रोबेबिलिटी जिसमें आप क्या करोगे, एस्टिमेटिंग समथिंग बाय एक्सपीरियंस, ठीक है। जैसे मान लो किसी को कोई एग्ज़ाम देने के काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसने 5 बार पेपर दे चुका है, तो ऑटोमेटिक उससे जब पूछोगे ना 6ठी बार पेपर दे रहा है,
तो अपने आप ही बताता है कि देखो अब इस बार ये आएगा, इस बार ये आएगा, इस बार ये आएगा। मतलब बाय एक्सपीरियंस उसने इस चीज़ को ऐसे देखा है, उसको पता चल रहा है। ठीक है, कुछ लोग को देखोगे इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि हवा का रुख को देख करके बता देता है कि बारिश होगा या बारिश नहीं होगा। तो ये सब इस चीज़ को एस्टिमेट करना वो किससे होता है? एक्सपीरियंस से, बाय एक्सपीरियंस से। अगर आप किसी चीज़ को एस्टिमेट कर दोगे या प्रोबेबिलिटी निकाल दोगे, ऐसे बोलोगे 100% चांस है कि बारिश होगा। कैसे जी? तो हवा का रुख को देख के, मतलब उसको ऐसा एक्सपीरियंस है। तो बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ कहाँ होता है? अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, यूज या यूज्ड इन बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट में इसका यूज होता है। जैसे अच्छा मैनेजर कौन होता है? तो जो मार्केट को देख के ये बता दे कि डिमांड कैसा होने वाला है, ठीक है, समय कैसा आने वाला है, किस चीज़ का डिमांड होने वाला है। तो ये ऐसे नहीं होता है, एक्सपीरियंस होता है उनके पास, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस होता है, 10 साल 20 साल से वो देखते आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ वो अनुमान लगा सकता है, वो चांस लगा सकता है कि भाई डिमांड क्या क्या होगा, इस चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकाल लेना। डिमांड कितना होगा? 10,000 होगा, इसका क्या चांस है? 20,000 होगा, इसका क्या चांस है? बात समझ रहे हो? तो ये सब सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कहलाता है, जो आप बाद में पढ़ोगे सीए बन जाने के बाद या एमबीए कर लेने के बाद। कहीं पर आप टॉप मैनेजमेंट में रहेंगे और काफ़ी दिन काम करेंगे, तब जाकर आपको अच्छा खास एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप इस चीज़ का यूज़ करोगे। ठीक है, ये तो अलग बात है। हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, हमने अब तक जो पढ़ा है ना, ये सब कहलाता है ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ये क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। मतलब ये क्या है? एक्सपेरिमेंट करके देखना। ठीक है, ये सब क्या है? वही चीज़, एक्सपेरिमेंट करना, चीज़ को ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से प्रोबेबिलिटी निकालना, ठीक, या थ्योरेटिकल निकालना, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंट का मतलब कि देखो थ्योरी क्या कहता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि कॉइन उठाओ और 50 बार टॉस करो। 9th क्लास में पढ़ा होगा, कॉइन को 50 बार टॉस किया, बोला कि देखो 45 बार हेड आया है, तो बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 45 डिवाइड, कितना बार मैंने कहा था? 100 बार कहा होगा। कॉइन को 100 बार टॉस किया, 45 बार हेड आ गया। ठीक है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 45/100। ये हो गया एक्सपेरिमेंट करके देखना 100 बार। लेकिन भाई इतना एक्सपेरिमेंट कौन करेगा 100 बार? तो एक आ गया थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, थ्योरी बना दिया कि देखो जी कॉइन को टॉस करोगे, कॉइन को टॉस करोगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट करो, 2 आउटकम्स होगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ। तो उसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये सब जो है ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो हम लोग कर रहे हैं, मतलब बाय ऑब्जर्वेशन। बाय ऑब्जर्वेशन मतलब एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या क्या होगा, उसमें हमें क्या चाहिए, उसके फेवर में कौन कौन सा है, उसके फेवर में कौन कौन सा है, फेवरेबल केस डिवाइड में टोटल केस। ये जो प्रोबेबिलिटी निकाला है, ये हम लोग जो पढ़े हैं अब तक, वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी बाय ऑब्जर्वेशन। उसमें थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हम लोग कुछ देखे थे, कॉइन को टॉस करना, डैश को थ्रो करना, सब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पर हम उसी को आगे बढ़ाते हैं, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ही हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम डैश को थ्रो करेंगे तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा, ये थ्योरी के हिसाब से है। लेकिन कोई 100 बार डैश को थ्रो करो और देखो 6 कितने बार आया, उसके हिसाब से निकालोगे प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा अलग आएगा, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो वही मतलब एक्सपेरिमेंटल हो, थ्योरेटिकल हो, ये सब पढ़ा हमने। अब थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसमें क्या पढ़ना है मैं बताता हूँ। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन नाम से ही क्लियर है, तो इसमें मैं अब कुछ ज़्यादा लिखूंगा एग्जाम्पल समझाने के लिए, तो ये वीडियो बहुत काफ़ी बड़ा बन जाता है। ऐसा करता हूँ ना, मैं आपको पहले दिखाता हूँ इस पेज को। देखो ये पेज आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर बुक जिनके पास है बहुत अच्छा है। ये देखो, ये CPT लिखा हुआ है, तो CPT को तो तुम हटा ही दो, पहले आप इतना ही देखो, ये पोर्शन देखना, ये पोर्शन। ठीक है, ये पोर्शन देखना, इस बॉक्स के अंदर ये जो थ्योरी है ना, इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, इसको देखना, इस पोर्शन को। ठीक है, मेरे पास ये बहुत पुराना किताब पढ़ा हुआ CPT का। ठीक, तो चैप्टर 14 लिखा हुआ है। फिलहाल आपके फाउंडेशन में कुछ नहीं किया, बस चैप्टर का नाम अदला बदली कर दिया है। क्या लिखा हुआ देखो, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से देखो। ठीक, अब यहाँ से आप इस चीज़ को देखिए, या फिर और क्लोज ले आओ, क्या लिखा हुआ है। ठीक, देख लिया आपने? तो मैं इसी चीज़ को रीड करके बता रहा हूँ। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट ओनली इन थ्योरी नॉट इन रियल लाइफ। ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग थ्योरी में यूज़ करते हैं, रियल लाइफ में तो ये एग्जिस्ट नहीं करता।
हाँ रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, बट हम लोग थ्योरेटिकली बना के चीज़ को और रियल लाइफ में यूज़ करते भी कहीं कहीं, बट रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्टेंस का मतलब अलग चीज़ होता है, यूज़ हो सकता है। तो पहला पॉइंट क्या है, नाम ही है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो सिर्फ थ्योरी में होता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, काल्पनिक चीज़ करते हैं, बोलते हैं ऐसे करोगे वैसे करोगे कुछ वैसा होगा, और प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो ऐसे ऐसे प्रोबेबिलिटी निकाल लेना, निकल जाएगा। बस इस टाइप का थ्योरेटिकल सिचुएशन को यहाँ पर डेवलप किया गया है। तो पहला क्वेश्चन, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ एग्जिस्ट करता है, थ्योरी में, नॉट इन रियल लाइफ। जहाँ पर क्या किया है, वेयर फार्मूला फॉर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज गिवन इन डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, जहाँ पर क्या हुआ है कि तीन लोग हैं, अभी हम नाम बताएंगे आपको, बार्नौली, बाइनोमियल, पॉइसन एंड नॉर्मल। ये तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है। इन तीन लोगों ने क्या कहा कि देखो सिचुएशन कुछ ऐसा हो, और उन्होंने बताया सिचुएशन कैसा हो, उन्होंने बताया थ्योरेटिकली बताया कि ऐसे सिचुएशन हो, और इस सिचुएशन में अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो ये देखो मेरा ये फार्मूला रहा, इस फार्मूला से निकालना एकदम बढ़िया निकलेगा, एकदम परफेक्ट निकलेगा। ऐसा उन्होंने सिचुएशन को डेवलप किया। इसीलिए कहा गया कि ये बस थ्योरी में एग्जिस्ट करता है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, वेयर फार्मूला फॉर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज गिवन अंडर डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, तो आपको क्या सीखना है यहाँ पर कि भाई वो सिचुएशन क्या है, कौन सा सिचुएशन है जहाँ पर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और कुछ एग्जांपल आपको देखना है। तो देखो यहाँ पर थ्योरेटिकली डेवलप जो किया गया है ये दो तरह के होते हैं। तो अब बताओ, टाइप्स ऑफ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का मतलब याद करो, डिस्क्रीट वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जिनको पता है अच्छा है, जिनको नहीं पता है मैं बताता हूँ। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, जिसका इंटीग्रल वैल्यू होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का मतलब जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, ठीक है, इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, मार्क्स हो गया, जो कुछ भी हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन कुछ भी, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। दो तरह के वेरिएबल होते हैं। जैसे भाई किसी फैमिली में कितने बच्चे होंगे, तो एक होंगे चाहे दो होंगे चाहे 0 होंगे, ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। किसी का हाइट कितना होगा, तो कुछ भी हाइट हो सकता है, 50, 100, 50.5, ठीक है, 50.6 kg, कुछ भी हो सकता है। एज कितना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एज। तो ये सब कहलाता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अगर आपको डिस्क्रीट वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो उसका फार्मूला अलग दिया गया, उसका सिचुएशन अलग बताया गया है, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी हाइट के ऊपर हो या वेट के ऊपर हो, उसको निकालेंगे तो नाम क्या है इसका, कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ध्यान दो, डिस्क्रीट वेरिएबल का कुछ थ्योरेटिकल बातें बता देते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल का अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है तो उसके लिए जो फार्मूला बना हुआ है ना, उस फार्मूला का नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। उस फार्मूला का नाम पड़ गया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है उस वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फार्मूला है, फार्मूला इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, मास फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन, याद रखना बिल्कुल। अब सुनो, डिस्क्रीट में दो लोगों का नाम है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये पढ़ना है। नॉर्मल में इम्पोर्टेंट नॉर्मल क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का जो डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट वेरिएबल है तो दो आता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है तो उसमें बहुत सारे हैं, बट इम्पोर्टेंट कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल। ही पढ़ना है आपको तीन चीज़। बाकी नाम के लिए याद रखो, कॉन्टिन्यूस में काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, चाई डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बस नाम सुना सुना हो, काई डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैं बच्चों को बताता हूँ, ये चाय डिस्ट्रीब्यूशन है, ये टी है और ये कॉफ़ी है। कॉफ़ी से एफ आ गया, टी हो गया और चाय हो गया। तो कोई बात नहीं, बाकी ये सब का चीज़ कभी पूछा हुआ नहीं है, बस नाम के लिए दिया हुआ है। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में ये सब भी आता है। एक्चुअली क्या है ना, एक और चैप्टर हुआ करता था पहले सीए फाउंडेशन में, वो सब चीज़ हटा दिया है यहाँ से। ठीक है, वो चीज़ था ना सैम्पलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग था उस चैप्टर का नाम, सैम्पल थ्योरी। और फिर था टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो स्टैट के कुछ और भी ब्रांचेज हैं जहाँ पर इन सब का यूज़ होता है, फिलहाल वहाँ नहीं। हमें यहाँ पर चैप्टर में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन चीज़ है। तो फिर देखो, नाम ही है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब थ्योरेटिकली ये तीन लोग हैं, इन्होंने क्या कहा कि देखो सिचुएशन ऐसा हो तो मेरा फार्मूला बाइनोमियल वाला लगाना। ठीक है, पॉइसन ने क्या बताया कि रुक जाओ, अगर सिचुएशन में कुछ ऐसा बात हो जाए, कुछ चेंज आ जाए, तो फिर बाइनोमियल का मत लगाना, मेरा फार्मूला है, इससे निकालना, प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़िया निकलेगा। और अगर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है तो उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग अप्लाई करेंगे।
तो आपको क्या पढ़ना है, कब लगाएंगे बायनोमियल, बायनोमियल को लगाने का फार्मूला क्या है, मास फंक्शन का फार्मूला क्या है, कुछ एग्जांपल आपको देखना है और इसके कुछ प्रॉपर्टीज है वो पढ़ना है। फिर कब लगाएंगे पॉइसन, इसका फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला क्या है और इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है। कब लगाएंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला क्या है और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल और फिर उसके प्रॉपर्टीज़। तो ये छोटे छोटे प्रॉपर्टीज यहाँ पर बहुत है जो आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो थ्योरेटिकल बात समझ में आ गया। क्या थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक थ्योरेटिकल सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर सिचुएशन को डेवलप किया गया, क्रिएट किया गया और बताया गया कि ऐसा सिचुएशन हो और प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो ये मेरा फार्मूला है, इससे प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो हमें वही सीखना है कि भाई सिचुएशन क्या है, फार्मूला क्या है, कुछ एग्जाम्पल देखना है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ये सब चीज़ आपको पढ़ना है। जैसे डेवलपमेंट यहाँ पर क्या हुआ इस चीज़ को देखो, तो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आ जाओ बच्चे, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आ जाओ। कब लगा, एग्जाम्पल से मैं फिर आपको लिख के बताऊंगा। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखो थ्योरी क्या कहता है, ये कब लगाओगे, बायनोमियल पहला आ गया बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये कब अप्लाई करोगे, इसके 4 पॉइंट हैं, ये 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट आप, ठीक है, इसको देखिए। ठीक है, चारों का चारों पॉइंट दिख रहा है अच्छा से। यस, कब लगाएंगे बायनोमियल, कैसे लगाओगे बायनोमियल, ये फार्मूला है और एग्जाम्पल इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, तो वो लिख के एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो बायनोमियल ने क्या कहा, मैं पहले इस चीज़ को भी नहीं पढ़ रहा हूँ, पहले मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। देखो जैसे आपको मैं बता रहा हूँ 3 कॉइन टॉस करोगे, याद करो 3 कॉइन टॉस करोगे तो 8 आउटकम्स होगा, 8 आउटकम्स। कोई पूछे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 हेड हो, तो 2 हेड हो तो 3 कॉइन में 2 हेड कहाँ कहाँ होगा, पहला दूसरा पे, दूसरा तीसरा पे, पहला तीसरा पे, 3 केस होंगे, तो 3/8 प्रोबेबिलिटी आपने निकाल दिया। लेकिन बायनोमियल ने क्या कहा, देखो कोई बोले कि भाई 2 नहीं 3 नहीं, सीधा 10 कॉइन टॉस करो, 10 कॉइन को टॉस करो और क्या प्रोबेबिलिटी कि 4 हेड आ जाए। तो अब इसको नॉर्मल तरीका से निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नहीं, 10 कॉइन टॉस करोगे, अब बताओ 10 कॉइन टॉस करोगे कितने आउटकम्स होंगे, 2 की पावर 10, 1024 आउटकम्स होंगे। और 4 हेड हो तब 4 हेड कहाँ कहाँ हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पे कि दूसरा तीसरा ऐसे करके, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में बायनोमियल ने बताया फार्मूला है, इसे निकालो। तो थोड़ा सा इन्होंने थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, फार्मूला में कन्वर्ट किया। जैसे मान लो कोई क्या कहे कि 1 डाइस नहीं, 2 डाइस नहीं, 3 भी नहीं, चलो 10 डाइस को थ्रो करो। अब 10 डाइस को थ्रो करोगे तो पता है कितने आउटकम्स होंगे, 1 पे 6 होता है, 10 के ऊपर होगा 6 की पावर 10, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और कोई ये पूछे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम 8 बार 6 आ जाए, या क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 डैश के ऊपर 6 आ जाए, तो ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालना मुश्किल है। तो उसको हम लोग निकालेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूला से। तो देखो बायनोमियल का कंडीशन क्या क्या, देखो उसी चीज़ को उन्होंने लिखा है। क्या पहला पॉइंट, व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड n टाइम्स, वही बात हो गया, वही बात। डाइस को थ्रो किया कितने बार, 10 बार। कॉइन को टॉस किया, रिपीट किया, एक्सपेरिमेंट है ना कॉइन, उसको टॉस किया कितने बार, 10 बार, n टाइम्स। ये चीज़ लिखा पहला पॉइंट, तब अप्लाई करोगे। ये 4 पॉइंट है, चारों बात होना चाहिए, ये अलग अलग नहीं है, चारों जब बात होंगे तब अप्लाई करोगे। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। जब कभी आप किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करोगे, कितने बार, n टाइम्स। ये इसी को ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड ऑन n ऑब्जेक्ट्स। इसका क्या मतलब है, सेकंड वाला जो पॉइंट है ना उसको भी समझो एग्जांपल से। इसमें थोड़ा लिखेंगे तो समझ लो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में, तो मैं बोलता हूँ सेकंड पॉइंट का क्या मतलब है, ये समझा रहा हूँ। ये तो समझ में आ गया होगा। मान लो कि एग्जाम होगा, CA फाउंडेशन का एग्जाम होगा, सभी बच्चे सेंटर से बाहर निकल रहे हैं। मैंने क्या किया, रैंडमली चूज करते जा रहे हैं, एक बच्चा इधर साइड हो जाए, दूसरा साइड हो जाए, तीसरा साइड हो जाए। हमने ऐसे 10 बच्चे को साइड किया। बच्चे पूछ रहे सर क्या कर रहे हो, तो मैं बोला रुक जाओ, तुम सबके ऊपर ना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट क्या मतलब, तो कितने पास करो कितने फेल करोगे ये निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी से, मैंने बायनोम में लगा के चेक करना है। तो पहला पॉइंट का ही मतलब है व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड ऑन n ऑब्जेक्ट्स, हम 10 बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये मतलब है। तो एक ही बात है, 10 बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, 10 प्रोडक्ट निकालो, कहीं पर प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है वहाँ से 10 प्रोडक्ट निकालो, उस 10 प्रोडक्ट के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या देखने के लिए भाई, कि कितना डिफेक्टिव है कितना नॉन डिफेक्टिव है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके, तो पहला पॉइंट हो गया, जब एक्सपेरिमेंट को आप n बार रिपीट करोगे या n ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म करोगे। आपस में सभी ट्रायल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, या ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। देखो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करोगे ना, उसको ट्रायल बोलते हैं। कॉइन को 1 बार टॉस किया, 2 बार टॉस किया, 3 बार टॉस किया, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं।
ठीक, तो आपस में क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, और होता भी इंडिपेंडेंट। 10 कॉइन नहीं है ना, तो क्या करो, एक ही कॉइन को 10 बार फेंको, एक ही कॉइन को 10 बार फेंको, या एक ही बार 10 कॉइन फेंको। अगर 10 कॉइन है तो एक ही बार फेंको, तो एक ही बात है। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट आर इंडिपेंडेंट, ये वाला केस है, ये वाला केस। अगर हमने 10 स्टूडेंट का एक ग्रुप लिया जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो सारे स्टूडेंट आपस में क्या होगा, इंडिपेंडेंट, कोई पास करे या फेल करे दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर वही है, 10 हमने मान लो 10 प्रोडक्ट लिया, चेक करें कितना खराब है कितना खराब नहीं है। अब कोई खराब निकले या अच्छा निकले, उससे दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब आपस में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एकदम वही सिचुएशन है। देखो, फिर देखो तीसरा पॉइंट, किसी भी ट्रायल में या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ दो ही बात होगा। तीसरा पॉइंट को देखना, अगर आप कॉइन को 10 कॉइन को टॉस किए, तो किसी भी कॉइन पे 10 स्टूडेंट है, तो किसी भी स्टूडेंट के साथ, ठीक है, दो ही बात होगा। इन एनी ट्रायल देयर आर ओनली 2 आउटकम्स, एक को नाम दो सक्सेस, दूसरे को नाम दो फेलियर। मान लो स्टूडेंट का एग्जाम्पल है, पास होना सक्सेस, अब पास नहीं होना फेलियर। हमने कॉइन को उठाया, तो कॉइन में मान लो हेड का आना सक्सेस, और हेड का नहीं आना फेलियर। देखो टेल मत बोलना, मैं उल्टा जैसे बोल रहा हूँ उसको समझना। जैसे दो ही आउटकम्स कब होंगे, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, हेड आना, हेड का नहीं आना, पास होना, अब पास नहीं होना, बस ऐसे बोलना, फेल होना नहीं। जैसे डाइस को फेंकोगे तो 6 का आना और 6 का नहीं आना, ये दो आउटकम्स होंगे। 6 का आना सक्सेस, 6 का नहीं आना फेलियर। अब देखो डाइस को फेंकोगे तो ऐसे देखोगे तो कितने आउटकम्स हैं, 6 आउटकम्स हैं, 2 आउटकम्स तो होंगे नहीं, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको दो ही में बोलना है, एक को बोलना है सक्सेस, और बाकी सब जो बच गया ना सब फेलियर में। मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच होगा, तो 5 मैच होगा, चलो 5 मैच, तो एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं 5 बार। आपस में सभी मैच क्या है, इंडिपेंडेंट, एकदम सही। किसी भी मैच में क्या होगा, दो ही बात होगा, क्या, सक्सेस या फेलियर। इंडिया का मैच जीत जाना सक्सेस, और नहीं जीतना फेलियर। अब नहीं जीतने वाले में जो हो जाए, हार जाए, चाहे ड्रॉ हो जाए, चाहे बारिश हो जाए, चाहे कैंसिल हो जाए, जो भी हो जाए, तो ऐसे करके आप दो भाग में उसको बांट दोगे। इसमें क्या माना गया, पी को क्या माना गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और क्यू को क्या माना गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो ऑब्वियस है दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी है, तो ये क्या हो जाएगा, P + Q का जोड़ 1। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ। फोर्थ पॉइंट क्या बताता है कि भाई नंबर ऑफ सक्सेस क्या होगा। अगर आपने एक्सपेरिमेंट को n बार रिपीट किया, कभी सक्सेस होगा कभी फेलियर, कभी सक्सेस कभी फेलियर। तो नंबर ऑफ सक्सेस को हमने नाम क्या दिया, वेरिएबल, इसको नाम दिया वेरिएबल। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल है, और ये जो वेरिएबल है x, वो क्या होगा, डिस्क्रीट। क्यों डिस्क्रीट होगा, भाई कितना सक्सेस होगा, 10 में हो सकता है 1 सक्सेस हो, या 2 सक्सेस हो, या 3 हो, या 0 सक्सेस हो। बताओ ऐसा हो सकता है क्या कि 10 स्टूडेंट को हमने लिया था, उसमें 3.5 बच्चे पास कर जाए, कभी नहीं, फ्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा, 0, 1, 2, 3, या 10 में 10, n में n। तो नंबर ऑफ सक्सेस को क्या बोला, वेरिएबल, जो क्या होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल। अभी मैंने बताया डिस्क्रीट क्या होता है, जिसके सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू हो, और जिसको कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन, वो कहलाता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। ये तो डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जाम्पल चल रहा है ना, तो डिस्क्रीट वेरिएबल तो आ रहा है इसमें, ये देखो। तो ये चारों बात जब होंगे, जब चारों बात होंगे, तो इस सिचुएशन में क्या कहा बाइनोमियल ने, कहा कि इस सिचुएशन में अगर आपको n में r सक्सेस चाहिए, n में r सक्सेस चाहिए, जैसे 10 स्टूडेंट लिया था, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें 6 बच्चा पास कर जाए। 10 डैश लिया था, 10, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 पे 6 आ जाए, 4 पे 6 आ जाए। अब 4 पे 6 को हमने क्या माना, सक्सेस, तो 4 सक्सेस हो जाए। ठीक है, 10 कॉइन लिया तो 4 पे हेड आ जाए, मतलब 4 क्या है, सक्सेस। तो n में अगर r सक्सेस चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर चाहिए, तो अप्लाई करो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका ये फार्मूला है, जो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या फार्मूला, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस इक्वल टू NCR, ध्यान देना, PQ के ऊपर पावर क्या है, r, P के ऊपर पावर क्या है, r, और Q के ऊपर पावर क्या है, n - r। ध्यान दो यहाँ पर, P क्या, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्या पावर होगा, नंबर ऑफ सक्सेस, r सक्सेस, तो r क्या, नंबर ऑफ सक्सेस, तो जो प्रोबेबिलिटी होगा ना उसी के ऊपर वही होगा पावर। P सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है तो r सक्सेस है, और Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है तो पावर क्या है, फेलियर है, नंबर ऑफ फेलियर। अगर n में r सक्सेस है तो बाकी क्या बचा, n - r फेलियर। तो सक्सेस के ऊपर सक्सेस, फेलियर के ऊपर फेलियर, ध्यान रखना है, सीक्वेंस वही है। या फिर ऐसे याद कर जाओ, NCR P टू द पावर r
Q टू द पावर n माइनस R, जहाँ R का वैल्यू क्या होगा 0 सक्सेस 1 सक्सेस 2 सक्सेस अप टू n। ये फार्मूला बना दिया। अब ये फार्मूला है जिसमें आपको क्या मालूम होगा, n मालूम होगा, n गिवन होगा। कितने बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो n पक्का पता होगा, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है पक्का पता होगा। उससे p से q निकल जाएगा। तो n पता है, p पता है, q पता है। बाकी r क्या वेरिएबल, r अपने तरफ से रखोगे 0 1 2 अपने तरफ से, मतलब क्वेश्चन की तरफ से क्वेश्चन पूछेगा ना, 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी आपको निकलते जाएगा। तो मैं अब आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। ये चीज़ भी आप याद रखना, ठीक है। n क्या होगा, n क्या है होल नंबर, इसको बोलते हैं होल नंबर। देखो 0 1 2 3 4 5 ये होल नंबर होगा, निगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन भी नहीं होंगे। तो ये चीज़ है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये सब चीज़। तो देखो एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ। देखो एग्जाम्पल मैं अब आपको समझाने के लिए, तो ठीक, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के सारे पॉइंट्स कंडीशन वगैरह आप याद रखना, ठीक है उसको। और यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, बुक के एग्जाम्पल हैं, तो बुक का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो क्या लिखा हुआ है, 5 क्वेश्चन है, बुक में लिखा हुआ 5 क्वेश्चन हैं। सब के सब कैसे क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स का। अच्छा, इस 5 क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन आता है, आपको एक भी नहीं आता है। प्रोबेबिलिटी चल रहा है ना, अगर आता है तो फिर तो कोई बात नहीं, सब सही होगा, प्रोबेबिलिटी 100% आ जाएगा। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, ये समझो, तभी रैंडम होगा। आपने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किया कि भाई देखते हैं सभी में कुछ ना कुछ लगा के, ट्रू फॉल्स लगा के कितना सही होता है। एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट आपने किया कितने के ऊपर, 5 क्वेश्चन के ऊपर, ऑन 5 क्वेश्चंस के ऊपर, सब में लगा दिया ट्रू फॉल्स, जो भी लगाना लगा दिया। एक तरह से आपने 5 क्वेश्चन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, लगा दिया ट्रू फॉल्स, देखते हैं कितना सही होता। अब बताओ, तो आपने एक्सपेरिमेंट किया 5 क्वेश्चन के ऊपर, ठीक, तो n बराबर कितना हो गया 5। दूसरा पॉइंट, आपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया 5 क्वेश्चन के ऊपर, रिपीट किया 5 क्वेश्चन के ऊपर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन आपका सही हो चाहे गलत हो, वो दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा, आपस में सब क्या इंडिपेंडेंट। बताओ किसी भी क्वेश्चन के साथ क्या होगा, दो ही बात होगा, सक्सेस या फेलियर। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, आप देखना, क्वेश्चन में पूछा है 3 करेक्ट हो, तो हम क्या करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी पूछेगा ना, प्रोबेबिलिटी क्या पूछा, करेक्ट होना। कोई क्वेश्चन आपको लगा दिया ट्रू, और सही में अगर ट्रू है तो करेक्ट है, और ट्रू नहीं फॉल्स है तो आपका इनकरेक्ट है। तो करेक्ट होने को ही हम क्या मानेंगे, सक्सेस। करेक्ट होना को हम क्या मानेंगे, सक्सेस। तो बताओ किसी भी क्वेश्चन के साथ क्या होगा, दो ही बात होगा, सक्सेस या फेलियर, सही होगा या सही नहीं होगा। अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है, पी क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्या प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आपका सही हो जाए। तो भाई ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है ना, तो 50 ट्रू और फॉल्स का, तो पी बराबर हाफ, क्यू बराबर हाफ, हो गया पी और क्यू। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 में 3 करेक्ट हो, 3 करेक्ट गेस हो जाए, गेस ही कर रहे हो ना, तो 5 में 3 सक्सेस। तो अब लगा दो फार्मूला। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा क्या प्रोबेबिलिटी है कि r बराबर 3 हो, ये लगा दो। तो देखो क्या बायनोमियल के सारे कंडीशन इस पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। आप एक्सपेरिमेंट को 5 बार रिपीट करें 5 क्वेश्चन के ऊपर, सभी क्वेश्चन आपस में इंडिपेंडेंट है, किसी भी क्वेश्चन के साथ दो ही बात होगा, करेक्ट या इनकरेक्ट। तो अगर आपको 5 में 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो बिल्कुल अप्लाई करोगे, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है ये, और क्या है। तो लगा दो फार्मूला, क्या होगा, NCR, n कितना है 5C3 NCR, P टू दी पावर R, R कितना है 3, और Q की पावर 5 माइनस 3 2। यहाँ P और Q इक्वल है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फटाफट निकाल दो। तो सोल्व करोगे तो आप सोल्व करना, 5 से 3 कितना होगा 10, और ये 2 का पावर 3 8, और 2 का पावर 2 4, नीचे आएगा 32। कैलकुलेटर या भी यही मिल जाए, 5/16 आंसर यही मिल जाए ऑप्शन में, तो यही ठीक, नहीं तो डिवाइड करना कैलकुलेटर, फिर क्या आएगा 0.3125 ऐसे। और एग्जांपल देखो, तो ये कब लगाते हैं वो बुक दिखा दिया मैंने, वो 4 कंडीशन तब लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, फार्मूला क्या देख लिया आपने, अब कैसे लगाते हैं उसका एग्जाम्पल देखो, ठीक है। कब लगाते हैं, फार्मूला क्या है, आपको मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। मान लो अब यहाँ पर 5 नहीं, मान लो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हैं, और सबसे सब क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कितने मल्टीपल चॉइस हैं जी, 4 ऑप्शन हैं, सब में 4 ऑप्शन है। एंड यू अटेम्प्टेड
ऑल। और जो अटेम्प्ट किया ना आपने, कैसे किया, बस गेस किया, गेस लगा दिया, किसी में ए, किसी में बी, किसी में सी, बस देखते हैं। एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट करो ना। तो ये प्रोबेबिलिटी कब अप्लाई होता है समझ में आ रहा है? रैंडमनेस होना चाहिए। आपको आता है फिर सबका सब तो अलग अलग बात है, ठीक है। फिर तो प्रोबेबिलिटी होगा ही नहीं, फिर बोलोगे भाई 5 सही है, ठीक है। उसके भी चांस हो सकते हैं ज़्यादा कम। खैर आपने गेस कर दिया। अब क्या पूछा आपसे, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट, मान लो पूछ दिया 4 विल करेक्ट, चलो 6 बोल देते हैं, या 8, चलो 8 बोल देता है, 8। द प्रोबेबिलिटी दैट 8 विल बी करेक्ट, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 8 सही होगा, 10 में 8 सही होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये सब थ्योरेटिकल बात है। रियल लाइफ में आप करोगे ऐसे तो बस एक एस्टीमेट लगा सकते हो, थ्योरेटिकली एस्टीमेट इतना होगा, एक्चुअल में क्या होगा अलग बात है। ओके, तो अब बताओ, एक्सपेरिमेंट को आपने 10 क्वेश्चन के ऊपर रिपीट किया तो n बराबर 10, सभी क्वेश्चन आपस में इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल ठीक। अब मुझे बताओ करेक्ट होना हम क्या मानेंगे, करेक्ट होने को हम क्या मानेंगे, सक्सेस, सक्सेस। बताओ अब यहाँ क्या प्रोबेबिलिटी है कि सही होगा, 4 ऑप्शन है A B C D, तो बताओ 4 ऑप्शन है तो कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/4, 25%। नहीं 4 ऑप्शन है ना, तो 4 में कोई एक सही होगा, अब वो सही होगा, इसकी क्या चांस है, 1/4, 1/4। तो ये 1/4 P आ गया, Q बराबर कितना होगा, 1 - P, 1 - P कर दो 3/4। और आपको क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी, R बराबर 8, 10 में 8 सक्सेस चाहिए। तो फार्मूला होगा NCR 10C8, P की पावर ध्यान देना क्या आएगा 8, P क्या सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, P क्या सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, और सक्सेस कितना चाहिए हमें 8, तो ये आएगा 8। और Q की पावर 8, 10 - 8 2। अब ये 10C8 क्या होगा, 10C2 के इक्वल, 8 से ही कम हो जाएगा। और यहाँ क्या आएगा जी, यहाँ तो वो काफ़ी बड़ा आंसर आने वाला है, नहीं कोई बात नहीं। तो ऊपर तो ये 1 होगा, 3 का स्क्वायर ऊपर 9 हो गया, नीचे होगा 4 की पावर 8, 4 की पावर 2, तो मतलब 4 की पावर 10। और ये कितना होगा, इसको 2 बार सोचो, 10 इंटू में 9, 90 का आधा 45, ऊपर हो गया 45 इंटू 9 डिवाइड में 2 की पावर 20। बस ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ इसमें और कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने बताया था, यही इसका क्या होगा आंसर। या फिर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटर आपको यूज करने के लिए दिया जाता है तो आप यूज़ करके निकाल सकते हो। तो कैसे अप्लाई करते हैं, बात समझ में आया ना। और एग्जांपल, एक एग्जांपल और देख लो, बेसिक एग्जांपल। मान लो जो एग्जांपल मैं बता रहा था ना, 5 स्टूडेंट का हमने एक सैंपल लिया, क्या किया, 5 स्टूडेंट्स का हमने एक सैंपल लिया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्या, 5 स्टूडेंट सैंपल इज टेकन फ्रॉम एन एग्जामिनेशन। क्वेश्चन को चलो लिख देते हैं पूरा, थोड़ा बहुत, एग्जामिनेशन, ठीक है। अब पास्ट रिजल्ट क्या बताता है, पास्ट रिजल्ट जो है ना उस एग्ज़ाम का क्या दिखाता है, सोज 60% सक्सेस, 60% सक्सेस ये बताता है। आपने किसी एग्ज़ाम से 5 बजे का सैंपल लिया और उस एग्जामिनेशन का पास्ट रिजल्ट क्या, 60% बच्चे पास कर जाता है, तो आप क्या निकालना चाहते हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 में जो है ना, 5 में 3 पास कर जाए, प्रोबेबिलिटी दैट 3 सक्सेस। अभी क्वेश्चन और भी हम लोग करेंगे, फिलहाल ये कर लेते हैं 3 सक्सेस। तो अब बताओ क्या होगा, कि बोलोगे आप सर n बराबर 5 स्टूडेंट है और हमने क्या किया, पास होना को हमने क्या मान लिया, सक्सेस, पास होना सक्सेस, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितना दिया, 0.6, 60%। अब फेलियर कितना होगा, 0.4। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कितना सक्सेस, 3 सक्सेस, 5 में 3 सक्सेस, तो लगा दो फार्मूला 5C3, P की पावर 3 और Q टू द पावर 5 - 3 मतलब 2, ये होता है 10। मल्टीप्लाई कर लो सबको, देखो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 216, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.16, सबको मल्टीप्लाई करके और देखो क्या आएगा आंसर, निकालो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आएगा, 0.216 इंटू में 0.16 इंटू में 10, तो ये आंसर आ गया 0.3456। तो देखा आपने सीखा। अभी हम लोग अगला वीडियो में थोड़ा सा एग्जाम्पल और करेंगे, इसमें क्या सीखा आपने, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन,
क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का ब्रांच क्या होता है, क्या क्या होता है। मेन हमें चैप्टर के अंदर थ्योरेटिकली पढ़ना है। तो बायनोमियल कब लगाते हैं, फार्मूला क्या और कैसे लगाते हैं। ठीक, करते हैं आगे।